नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन इकोनॉमी सीरीज़, जिसमें हम पूरी इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। चैप्टर वाइज नोट्स, टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से हम भारतीय अर्थव्यवस्था को समझ रहे हैं। अभी तक हमने इस सीरीज़ में 12 क्लासेस को कवर कर लिया है, जिसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, जीडीपी के बारे में, एनएनपी के बारे में, एनडीपी के बारे में, सब क्या होते हैं उन सब को देखा। गरीबी से रिलेटेड हम चैप्टर को कवर कर चुके हैं और बेरोजगारी वाला चैप्टर हमारा अभी चल रहा है। बेरोजगारी कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, किस क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है, वो सब देखा। बेरोजगारी से जुड़ी योजनाएं जो चली हैं अभी तक इंडिया में, हम उनको कवर कर रहे हैं। आज हमारी ये योजनाओं वाली लास्ट वीडियो होगी और बेरोजगारी वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने हमारी इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना मनरेगा के बारे में। मनरेगा को लेकर के बहुत सारे सवाल आपके पास बनते हैं, तो उन सभी को यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, एक और चीज यहां पे याद रखना, यहां पे रूरल लिखा हुआ है, यानी जो मनरेगा है ये ग्रामीण इलाकों के लिए है केवल। ठीक है, अब इसके बारे में जो तथ्य हैं उनको जानिए। सबसे पहले इसके इतिहास को जानते हैं। मनरेगा जो एक्ट था ये आया था सितंबर 2005 में। ये कहां से शुरू होता है? 2005 से सितंबर में ये अधिनियम आया था। इसे शुरू किया गया 2 फरवरी 2006 को। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की जाती है। इसको अलग अलग चरणों में शुरू किया गया था मनरेगा को। 2006 में जब इसे शुरू किया गया तो इसके पहले चरण में इसे केवल भारत के जो 200 सबसे पिछड़े जिले थे उनके गांव में इसे शुरू किया गया। इसके बाद दूसरा चरण 2007-2008 के बीच में शुरू किया, जब इसे 130 जिलों में और शुरू कर दिया गया और अंत में 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। भारत के जितने भी ग्रामीण जिले थे सब में इसे लागू कर दिया गया। तो शुरू होता है, अधिनियम कब आया? अगर आपसे पूछेगा मनरेगा अधिनियम कब आया था तो 2005। शुरू किया गया 2006 से और पूरे भारत में लागू हुआ 2008 से। इसका नाम शुरुआत में नरेगा था, बाद में महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ा गया और मनरेगा इसका नाम हुआ। नाम परिवर्तन होता है 2 अक्टूबर 2009 को। पहले जो इसका नाम था केवल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, ये नाम इसका पहले था। बाद में इसमें महात्मा गांधी का नाम भी जुड़ा और ये मनरेगा हो गया। तो इसका पूरा नाम, शुरुआती नाम, बाद में क्या नाम बना और कब बना? 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत मंत्रालय यानी जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके द्वारा किया जाता है। अब मनरेगा की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसको रिप्लेस करने के लिए जो नया एक्ट आया है वीबी जी रामजी एक्ट, उसके क्या क्या प्रावधान हैं उनको भी साथ साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आपके दोनों पॉइंट, दोनों कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए। मनरेगा की विशेषताएं: 100 दिन की गारंटी। 100 दिन की गारंटी यहां पर मिलती है काम की। मनरेगा में ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल शारीरिक कार्य यानी अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की गारंटी दी जाती है। यानी आपको कोई खास स्किल आनी जरूरी नहीं है, आपको एक अनस्किल्ड काम यहां पे दे दिया जाएगा, अपने ही गांव में दे दिया जाएगा। 100 दिन की काम यहां पर आपको मिलेगा। जो वीबी जी रामजी योजना है, मनरेगा की जगह जो आई है उसमें यह योजना 125 दिनों के लिए है। ठीक है। दूसरा, मांग आधारित रोजगार। मनरेगा में एक प्रावधान था मांग आधारित रोजगार, यानी अगर काम मांगा जाता है तो 15 दिनों के भीतर आपको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, और जो काम आप चाहते हैं, जिस तरीके का चाहते हैं, कोशिश की जाएगी वही काम आपको दिया जाए। अगर 15 दिनों में काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। कार्यस्थल की दूरी। मनरेगा में जो काम मिलेगा वो आपके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा। अगर इससे बाहर आपको जाना पड़ता है तो 10% एक्स्ट्रा मजदूरी यहां पर मिलती थी। ठीक है। महिला आरक्षण इसमें दिया गया था। मनरेगा के तहत जितने भी श्रमिकों को लगाया जाएगा या जितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 1/3 उसमें संख्या किसकी होनी चाहिए? महिलाओं की होनी चाहिए। ठीक है, यह है इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान।
अब बात करते हैं इसमें पैसा किसका था, कितना था। मेन अंतर जो है वो यहीं पर है मनरेगा में और जो वीबी जी रामजी योजना आई है इसमें। एक अंतर तो वही है कि मनरेगा में 100 दिन का था, उसमें 125 दिन का था। इसके अंदर वित्त पोषण की बात करें, मनरेगा में जो मजदूरी मिलती है 100% वो केंद्र सरकार वहन करती है, ठीक है। और जो सामग्री का इस्तेमाल होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई बिल्डिंग बनती है या कहीं पर कोई छोटा मोटा निर्माण कार्य होता है, तो वो जो मटेरियल आएगा उसका 75% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 25% हिस्सा राज्य सरकार देगी। और जो मजदूरी होगी वो 100% कौन देगा, केंद्र सरकार। ये था मनरेगा में। जो नई योजना आई है उसमें 60-40% है, एक राज्य जो है वो 40% देंगे, केंद्र जो है वो 60% देगा। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 100% कौन देगा, केंद्र देगा। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, हिमालय राज्य हैं, वहां पर यह अनुपात 90-10 का होगा। यह नई वाली योजना में प्रावधान है, इसमें राज्यों को थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मनरेगा में क्या था, मजदूरी तो पूरी तरीके से केंद्र दे रहा है, मटेरियल का भी 75% केंद्र देता था, मात्र 25% देता था राज्य, ठीक है। अब क्या है, टोटल जितना खर्च होगा 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। इसके अलावा जो नई योजना आई है वीबी जी रामजी योजना, उसमें क्या किया गया है, उसमें यह किया गया है कि जब कोई कृषि का सीजन चलेगा, राज्य सरकार ये खुद बताएगी कि उनके राज्य में कृषि का मौसम कब होता है, कब वो कृषि के मौसम को मानेंगे। उस दौरान इस योजना के तहत रोजगार नहीं दिया जाएगा, ताकि लोग फ्री रहें और किसानों को उनके खेतों में काम करने के लिए जो मजदूर है वो आसानी से मिल सकें, ठीक है। मनरेगा में ऐसा नहीं होता था। जैसे मान लीजिए धान की कटाई होनी है, उसी समय मनरेगा का भी रोजगार वहां पे चल रहा है, तो सारे लोग वहां बिजी होते थे, किसानों को मजदूर नहीं मिल पाते थे। तो विकसित भारत जी रामजी योजना जो आई है उसमें यह प्रावधान है कि खेती के दौरान, कृषि सीजन के दौरान, खासकर कटाई या जब बुआई होती है उस दौरान यह योजना काम नहीं देगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन दोनों योजनाओं में, इनको आपने याद रखना है। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात करें, इसे 15 अगस्त 2008 को शुरू किया गया। हालांकि ऑफिशियल तौर पे या औपचारिक तौर पे इसे सितंबर 2008 यानी अगले महीने से शुरू किया गया, लेकिन लॉन्च इसकी घोषणा जो होती है वो 15 अगस्त 2008 को कर दी जाती है लाल किले से, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके रोजगार के अवसर पैदा करना था। यानी शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में गैर कृषि क्षेत्र के जो हमारे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको लगाया जाएगा ताकि रोजगार वहां पे दिया जा सके। यह योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, जो एमएसएमई मंत्रालय है हमारा, वो चलाता है। इस योजना के तहत बेसिकली दो योजनाओं को विलय किया गया था। एक आई थी 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, जो शिक्षित बेरोजगारों के लिए शुरू की गई थी उसका, और एक 1995 की रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो था उसको इसमें विलय किया गया और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। अगली योजना है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। बेसिकली एक एक्ट है जो असंगठित श्रमिक होते हैं उनके लिए ये अधिनियम आया था, उनकी सुरक्षा के लिए आया था। ये आता है 2008 में। सीधा सवाल आएगा, भारत के अंदर असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब आया? 2008 में आया। लागू हुआ यह अधिनियम 30 दिसंबर 2008 से। बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, असंगठित श्रमिक होते हैं, उनके लिए पीएफ की, पेंशन की, बीमा, ऐसी कोई भी सुविधाएं उनको नहीं मिलती थी। तो उनको ये सारी सुविधाएं मिले, इसके लिए ये अधिनियम लाया गया था। 2008 में ये अधिनियम आया था। इसके तहत जो पेंशन योजनाएं हैं, इसके अलावा इसके तहत जो बीमा योजनाएं हैं उनको शुरू किया गया था असंगठित जो श्रमिक हैं उनके लिए। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रममेव जयते कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? इसे 16 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। इसे प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था और इसे कौन सा मंत्रालय चलाता है? तो यह जो योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रममेव जयते कार्यक्रम, इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय चलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास और आसान व्यवसाय हेतु अनुकूल माहौल बनाना
और श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी सहायता को बढ़ाना, ये इसके उद्देश्य थे। इस योजना के तहत बेसिकली 5 योजनाओं को शुरू किया गया। पहली योजना है श्रम सुविधा पोर्टल। इसके तहत जो भी अगर कंपनी आती है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा सकती है और अपना व्यवसाय खोलने से रिलेटेड जो अलग अलग फॉर्म उसे भरने होते हैं, जो भी लेबर कानून उसको मानने होते हैं, वो सब फॉर्म वो एक ही जगह पर भर सकती है, एक ही जगह से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। दूसरा है सार्वभौमिक खाता संख्या, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। ईपीएफ के लिए यूएन नंबर इसी के तहत शुरू किया गया था। अब कर्मचारी जो है, पहले ऐसा होता था कि जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका पीएफ जो है जमा होता रहेगा, और जब आप दूसरी कंपनी में स्विच करते थे तो वो पीएफ नंबर आपका बदल जाता था। यहाँ का पीएफ अकाउंट अलग, यहाँ पर पीएफ अकाउंट अलग। तो इसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, सार्वभौमिक खाता संख्या बनाई। अब आप चाहे इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएं, तीसरी कंपनी में जाएं, आपका पीएफ भी यहाँ ट्रांसफर होता रहेगा यूएन नंबर के माध्यम से। 12 नंबर का एक ये फिक्स नंबर होता है, ठीक है, वो भी इसी के तहत शुरू हुआ। आकस्मिक निरीक्षण योजना, ये भी इसी के तहत शुरू करी गई। रैंडम निरीक्षण योजना यानी रैंडम इंस्पेक्शन स्कीम। इसके अलावा प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना यहां पे शुरू करी गई, जिसके तहत जो कंपनी वाले हैं नए नए युवाओं को काम वहां पे सिखाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको भी यहां पे शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत कब हुई, बस 2014 16 अक्टूबर आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। बहुत सारे सवाल इसको लेकर बनते हैं, इसके चरणों को लेकर बनते हैं। देखिए, इसको शुरू किया गया था 15 जुलाई 2015 को, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को, इसीलिए इसे इसी दिन शुरू किया गया। इसे चलाने वाला जो मंत्रालय है वो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है, जो एमएसडीई मंत्रालय है हमारा। इसके तीसरे चरण की शुरुआत होती है 15 जनवरी 2021 से। हालांकि अब इसका चौथा चरण भी शुरू हो चुका है, तो सवाल बनते हैं। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी, इसका पहला चरण यानी 1.0 शुरू हुआ 2015-16 के दौरान वो चला। इसके तहत 24 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। यह योजना रखी गई कि 24 लाख लोगों को दिया जाएगा। PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का दूसरा चरण 2016 से 20 तक चला। इसमें इसका बजट 12,000 करोड़ किया गया और 1 करोड़ युवाओं का लक्ष्य रखा गया। तीसरा चरण 2020-21 में शुरू हुआ। इसे नई पीढ़ी योजना कहा गया, जो कोविड-19 के बाद की जरूरतों पर आधारित थी। इसमें जिला कौशल समितियों की बड़ी भूमिका दी गई इसके अंतर्गत। और इसका जो चौथा चरण है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। ये 2023 के बजट में घोषित हुई, 2023 से 2026 तक चलेगी। इसका फोकस AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन जैसे जो आधुनिक उद्योग हैं उन पर है, उनका प्रशिक्षण युवाओं को देना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई और इसके चरण कब कब शुरू हुए, तीसरा चरण कब से कब तक था, चौथा कब से कब तक है, ऐसा पूछा जाता है। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, इसे फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। किस मंत्रालय ने इसे शुरू किया गया? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र में जैसे रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक या घरों में काम करने वाले मजदूर, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स हैं, उनको लेकर के ये योजना थी। उनकी पेंशन को लेकर के ये योजना थी। इसमें 18 से लेकर 40 साल के जो असंगठित वर्कर हैं वो इस योजना में हिस्सा ले सकते थे। इस योजना के तहत 18 साल से 40 साल की उम्र तक उनको कुछ हिस्सा यहाँ पे जमा करवाना है और उसके बाद जब उनकी उम्र 60 वर्ष की होगी तो हर महीना उनको कम से कम 3,000 रुपए पेंशन यहाँ पे मिलेगी। यह जो योजना थी ये स्वैच्छिक थी और अंशदायी थी, यानी आपको कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होगा। यह अंशदायी योजना है, कंट्रीब्यूटरी योजना है। यहाँ जितना पैसा श्रमिक जमा करेगा उतना ही पैसा केंद्र सरकार उसके खाते में जमा करेगी और जब वो 60 साल का होगा तब उसे हर महीना कम से कम 3,000 रुपए मिलेगा। हालांकि यह जो राशि है ये उसके जो कंट्रीब्यूट वो करेगा उसके हिस्से पर डिपेंड करेगी, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन न्यूनतम कितनी है? 3,000, ठीक है।
इसके साथ साथ यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब एक योजना थी प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। जो श्रम योगी है वो असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए थी। जो कर्मयोगी मानधन योजना है ये भी एक पेंशन योजना है। यह छोटे व्यापारी, खुदरा व्यापारी जो हैं, दुकानदार हैं, उनके लिए शुरू की गई थी। इसमें भी वही प्रावधान है 18 से 40 तक। जैसे अटल पेंशन योजना थी वो सभी लोगों के लिए थी, उसमें भी यही प्रावधान था 18 से 40। इसमें भी इसे सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया झारखंड के रांची से। ठीक है, इसके बाद आती है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। यह भी असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए थी। कई बार वो पूछ लेता है कि ये किस लोगों के लिए, किन लोगों के लिए है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये भी असंगठित लोगों के लिए है। लेकिन ये श्रम योगी जो योजना थी, जो ऊपर हमने देखी पेंशन योजना थी, ये लोन योजना है। इसके माध्यम से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो अपना छोटा मोटा काम करते हैं, उनको लोन यहाँ पे दिया जाएगा काफ़ी कम दरों पे और काफ़ी बिना गारंटी के। ठीक है, तो लोन यहाँ पे दिया जाना है। लोन योजना थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इसका पूरा नाम था। इसके तहत रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत बेसिकली जो भी छोटे दुकानदार हैं या रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको 10,000 तक का लोन पहली बारी में दिया जाएगा। अगर वो पहली बारी वाली जो किस्त उनको मिलती है, पहला जो लोन वो लेते हैं, उसको चुकाने के लिए उनको 1 साल का समय दिया जाएगा। अगर वो अपनी किस्तें टाइम पे भरता है, 1 साल के अंदर लोन चुका देता है, तो दूसरी बार उसको 20,000 तक का लोन मिल जाएगा। और अगर वो दूसरी किस्त भी अच्छे से चुका देता है, लोन पूरा कर देता है, तो तीसरी बार अगर वो लोन लेने जाएगा तो 50,000 रुपए तक वो ले सकता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। लेकिन इतना डीप में नहीं जाता है। पेपर में पूछा गया था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है, तो स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स की हमारी 13वीं क्लास यहाँ पे देखी। इसके तहत हमने जो जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हमारी बची हुई थी, हमने उनको कवर किया। 1975 के बाद से खासकर रोजगार को लेकर के जो योजनाएं चली भारत के अंदर, हमने उन सबको जाना। जिसमें ट्राइसम के बारे में हमने जाना, इसमें हमने IRDP के बारे में, NREP के बारे में, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, क्यों है, कब बनी, मनरेगा के बारे में, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना के बारे में, स्वर्ण जयंती शहरी ग्राम योजना के बारे में, इन सबको डिटेल से जाना। बेरोजगारी वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में बात करेंगे नए चैप्टर की, नए चैप्टर को शुरू करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बहुत सारे सवाल बनते हैं मुद्रास्फीति को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, अलग अलग प्रकार का जो इन्फ्लेशन होता है, क्यों होता है, उन सबको हम अगली क्लासेस में जानेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।